आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। स्वराज जी, स्वागत है आज के हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इनविटेशन के लिए। आज आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और खास करके जो आपका एक एक्टर की जर्नी है, खास करके जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में क्या लाइफ स्टाइल रहती है, बिहार में एक्टर को लेके क्या सोचते हैं लोग। जब बचपन में रहते हैं तब एक्टिंग को क्या एक तरह से प्रोफेशनल की सोचते हैं, या फिर लोग का मन में होता है जब मूवी देखते हैं तब मन होता है कि वाह हम भी चल के कुछ एक्टिंग करें, या फिर हम लोग के गांव घर में बोलते हैं हीरो। एक्टिंग बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन हीरो डायरेक्ट बोलते हैं। तो आज पूरा वो सब चीज के बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे पहले आप शुरू करिए कि आप एक स्टोरी टेलर भी हैं, ठीक है। सब हम ये सेशन को स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा स्टोरी जो आप शेयर करिए जो आपको ज्यादा इंस्पायर किया हो। मेरी पर्सनल कहानी के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं, जो एक स्टोरी ऐसा बताइए जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हो, या फिर वो आपको लाइफ की चेंज किया हो। ओके, तो मेरी जो सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी रही है वो मेरे माँ बाप की रही है। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही है, उनकी जर्नी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है। जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे पाला पोसा है, जिस तरीके से बड़ा किया है, जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे एक अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, एक अच्छा एजुकेशन दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब मैं बढ़ रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं उनके हार्डशिप्स, उनके चैलेंजेस देखता था लाइफ के, कैसे कैसे वो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, कैसे एक बहुत परफेक्ट कपल का वो लोग रोल निभाते थे। और बस उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो बस वही मेरे लिए इंस्पिरेशन का पूरा सोर्स वही है, मेरे पेरेंट्स। बिल्कुल। और आप चालू करते हैं कि आप अपना बचपन में क्या सोचते थे एक्टिंग को लेके, और आपके क्या सपना थे और क्या ख्याल था एक्टिंग को लेके। एक्टिंग को लेके मैं बचपन से ही, मतलब बचपन से मुझे शौक था कि मैं हर तरह की चीज़ें करूं, हर तरह की चीज़ें सीखूं, और उससे मेरी रुचि बढ़ती गई। धीरे धीरे मैं चीज़ें सीखने लगा, मैं चीज़ें करने लगा, और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। मतलब वो कुछ भी हो जाए, वो डांस हो जाए, गाना हो जाए, मार्शल आर्ट हो जाए, पेंटिंग हो जाए, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेता था। क्योंकि मुझे प्राइजेस जीतने का बहुत शौक था। मुझे बचपन से कीड़ा था कि मैं जितने ज़्यादा अवार्ड और ट्रॉफीज हो सके मुझे जमा करने थे, और सर्टिफिकेट्स का मुझे शौक था बहुत। तो मैं हर चीज़ में भाग लिया करता था, और ऐसे ही करते करते मैं बड़ा हुआ। और स्कूल का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को मिला है स्कूल में, क्योंकि स्कूल में हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। तो हमें परफॉर्म करने और पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे अवसर मिलते थे, बहुत मौके मिलते थे, जिसके वजह से मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है, बहुत सीखा हूँ मैं वहाँ पे। उसी दौरान में बढ़ते बढ़ते बहुत चीज़ें करता था। तो स्कूल में थोड़ा सा फेमस था, लोग जानते थे, मुझे पहचानते थे। तो वो थोड़ा सा कि वो हीरो वाली थोड़ी सी फीलिंग आती थी, यार लोग मुझे पहचानते हैं, वो लाइमलाइट मुझे मिलता है। तो लगता था कि कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है। बड़ा होते होते तक, मतलब ऑलमोस्ट 12 तक आते आते तक मैं चीज़ें क्लियर हो गया था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मतलब मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक है, चाहता था। ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई जब मैं MBA मतलब हायर स्टडीज़ के लिए मैं बैंगलोर गया, छोटा मोटा काम किया वहाँ पे। फिर मैं बहुत क्लियर हो चुका था कि मुझे एक्टर ही बनना है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं अपने सारी कलाओं को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें मैं जानता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने सीख रखी है, मैं सारी चीज़ों को वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो बस वहीं से एक एक्टर का जन्म हुआ, और वहीं से डिसाइड कर लिया बस, और वहीं से चीज़ें चला आ रहा है अभी। बिल्कुल। जब आप बचपन में थे तो कौन एक्टर्स को अपना एक तरह से ड्रीम समझते थे और किनके जैसा बनना चाहते थे। यार मैं सच बताऊँ तो मुझे बचपन में ऐसा कोई याद नहीं है कि मैं किसी को देख के मैं एडमायर करता था, जब मैं किसी के जैसा बनना चाहता था। मुझे ये याद है कि मैं शाहरुख खान सर की मूवी जब मैंने डर देखी थी, तो मुझे शाहरुख खान से मुझे बहुत नफरत हो गया था, उनके काम को लेकर, क्योंकि वो जूही चावला को बहुत परेशान करते।
तो मुझे उनसे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। इतना ज़्यादा एक बच्चे के दिमाग पे उन्होंने असर डाला था कि क्या कमाल की अदायगी थी उनकी, कि मेरे दिमाग में वो छवि बैठ गई थी। जैसे-जैसे बड़ा होते गया, जैसे-जैसे इंटरेस्ट आने लग गया, फिर मुझे एक्टिंग के बारे में जब समझ आया। आज के डेट में अगर अगर इंडियन सिनेमा में देखें तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिसमें से सबसे ऊपर इरफ़ान सर आते हैं। इरफ़ान सर अब नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत ही मन पसंदीदा कलाकार रहे हैं वो। मनोज वाजपेयी सर जो हमारे बिहार की शान है, मनोज वाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, मैं इनका बहुत बड़ा मतलब दीवाना हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी काम, मुझे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी सर की बहुत अच्छी काम लगती है। तो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं इंडियन सिनेमा में मुझे लगता है जो जो बहुत क्लास का मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हॉलीवुड सिनेमाज़ में तो काफ़ी सारे। तो आप बचपन में भी हॉलीवुड सिनेमाज देखते थे? नहीं, ये जवानी में आके बड़े में यार बचपन में उतना कुछ नहीं देखता था हॉलीवुड। ये जैसे-जैसे एक्टर का शौक हुआ, एक्टर बनने लगा, जब समझ में आया कि वर्ल्ड सिनेमा नाम की कुछ चीज़ होती है, हॉलीवुड नाम की कुछ चीज़ होती है जहाँ पे बहुत धुरंधर कलाकार होते हैं, तब मैंने धीरे-धीरे उनको जानना लगा, उनको देखने लगा और फिर वहाँ से फिर समझ में आई चीज़ें बहुत कमाल की। बिल्कुल। आप जो लोकल सिनेमाज होती है, लोकल जो एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, जो रियलिटी शोज होती है, उसके बारे में उस टाइम आप क्या सोचते थे? जो खास करके बिहार में देखने को मिलता है, भोजपुरी सिनेमाज हो गया, उसके बारे में क्या सोचते थे? यार रीजनल सिनेमा जो है मैं मतलब रीजनल सिनेमा अच्छी होती है। मैंने छोटी-सी तमिल मूवी में थोड़ा-सा काम किया था। मुझे मुझे कन्नड़ा का एक ऑफ़र मिला था लेकिन मैं नहीं कर पाया था। तो रीजनल सिनेमा ऑफ़ कोर्स अच्छी होती है। हर एक अपना-अपना एक अपने-अपने स्टेट का एक अपना-अपना सिनेमा है। टॉलीवुड है, कॉलीवुड है, मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री है, मॉलीवुड है ना? वैसे ही भोजपुरी क्या बोल रहा हूँ मैं भोजपुरी की एक अपनी इंडस्ट्री है। भोजपुरी। सबसे प्रॉब्लम मुझे बस यही लगता है कि भोजपुरी का इमेज लोगों ने बहुत गंदा बना दिया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना उसको डिग्रेड कर दिया है लोगों ने छवि को। भोजपुरी में इतने अश्लील गाने आते थे, ऐसे-ऐसे पोस्टर्स बना देते थे। तो मुझे पर्सनली बचपन से मुझे एक बहुत ज़्यादा उस चीज़ से मुझे बहुत खलती थी वो चीज़ें, कि गंदगी क्यों है इतना ज़्यादा? अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। हम अच्छी सिनेमाज़ बना सकते हैं, जबकि एक से एक मूवी मेकर्स हैं। एक से एक फ़िल्म मेकर्स हैं जो कमाल की मूवीज़ बनाते हैं और अब मूवी बनती भी हैं। बहुत सारी ऐसी भोजपुरी मूवीज़ हैं जो बहुत अच्छा बनती हैं। लेकिन ओवरऑल इमेज जो है वो बहुत ख़राब हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि बस बिल्कुल। लोगों का धीरे-धीरे जो है अच्छी चीज़ें बनाएँ, अश्लील गाने बंद कर दें जो बनाना जो होली में बनाते हैं, दिवाली में बनाते हैं, पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें बनाते हैं। अश्लीलता को बंद करें, अच्छी-अच्छी मूवीज़ बनाएँ, आर्ट सिनेमाज़ बनाएँ। जिस तरीके से मराठी मूवीज़ बनती हैं, जितनी प्यारी मूवीज़ बनती हैं, जिस तरह से तमिल मूवी देख लो आप, तेलुगु मूवीज़ देख लो, मतलब कमाल की पिक्चर्स हैं। और वैसे ही अगर अगर भोजपुरी में भी अगर उस चीज़ का अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाए और वैसी चीज़ें हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत अच्छी हो जाएगी भोजपुरी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक स्टोरी टेलर भी हैं और बिहार में तो इतना स्टोरी है, खास करके जब एंशिएंट स्टोरी की बात करें और जब खास करके कल्चर की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी स्टोरी है। जो लोग अभी तक बोले तो अपना रीजनल में तो जानते हैं बिहार की, लेकिन बिहार की बाहर की बात करें तो उस टाइप की स्टोरी नहीं या उस टाइप की इमेज नहीं बनाना चाहते हैं। या फिर कुछ तो आता है, या पॉलिटिकल रीजन होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, उस तरह से सोचते नहीं है वो स्टोरी के बारे में। हमेशा जब भोजपुरी की बात आती है तो एक अश्लीलता बीच में आ जाती है। तो उस टाइप क्या बोले, एक कल्चरल साइड की स्टोरी को नहीं लाके एक तरह से लोगों को खुश करने के लिए उस टाइप का सीन बनाया जाता है या फिर अश्लीलता लाई जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए जिससे कि कल्चरल जो हम लोग का स्टोरी रहा है उसको आगे लाके एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर लोग उस टाइप के स्टोरी को रखें? ओके, हाँ, समझ गया। हर्ष आपके ना बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आ रही है, बहुत आवाज़ आ रही है कहीं से आपके बैकग्राउंड से। ये कहाँ से आ रही है? जब आप बोलते हो तब आ रही है, अभी तो म्यूट कर दे रहे हो। वो एक्चुअली मैं कोवर्किंग में हूँ, तो कोवर्किंग में हाँ, तब ओके, कोवर्किंग स्पेस है ये। ओके, ठीक है। हाँ। तो हाँ, तो सीन मैं आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। हर्ष, सबसे बड़ी बात है ना कि अब क्योंकि बिहार के बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी दिग्गज कलाकार हैं, जो अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो बहुत गरीब घर से बिलॉन्ग करते थे और बहुत ऊँचा उठे हैं। मुझे लगता है अब उनके पास वो सहूलियत है, उनके पास वो अब चीज़ें अवेलेबल हैं।
उनको उनको बढ़ावा देना चाहिए। पहले बात है, एक सिनेमा का कल्चर डेवलप करनी चाहिए बिहार के आज भी। अब मुझे लगता है 70% लोगों के दिमाग में आज भी एक एक्टर, एक नचनिया और गवैया ही है, क्योंकि मैं आज भी वही सुनता हूँ। और हीरो ही है, मतलब एक्टर क्या होता है वो किसी को नहीं पता, रंगमंच क्या होता है ये कोई नहीं जानता है, राइट। अब थोड़ा सा छवि बदला है जब से मनोज वाजपेयी सर और पंकज त्रिपाठी सर चमके हैं, तब लोग थोड़ा सा जानने लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत निकले थे वहाँ से, तब लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, पता चला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी और छवि बदलनी चाहिए, क्योंकि बहुत कमाल का टैलेंट है बिहार में भी। वहाँ पे कितने सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में आते हैं। उनको बढ़ावा देना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको वैसे इंस्टीट्यूशन वहाँ पे नहीं है जो सिखा सके। हर कोई के पेरेंट्स दिल्ली या बॉम्बे नहीं जाने देते हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसा इंस्टीट्यूट चालू हो जहाँ पे ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं अगर वहाँ पे उपलब्ध कराई जाए, तो मुझे लगता है तब कमाल के राइटर्स निकलेंगे, कमाल के एक्टर्स तो आते ही हैं, कमाल के फिल्म मेकर्स निकलेंगे। और ऐसे फिल्म मेकर्स, ऐसे फिल्म को बनाने के लिए अच्छे राइटर्स की बहुत ज़रूरत है। तो अच्छे राइटर्स ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेंगे जब ऐसा सिनेमा का माहौल बनेगा। तो लोग अश्लीलता में इसलिए जाते हैं क्योंकि उसी माहौल में रह रहे हैं। अब मैं दिन भर उस तरीके की चीज़ें सुनूंगा तो मैं वैसी गाने लिखूंगा, मैं वैसी चीज़ें, थॉट मेरा वही आएगा। तो जैसे जैसे माहौल, एक पूरा प्रोसेस है, एक साइकिल है। तो मुझे लगता है कि अब जो भी एक्टर्स बन चुके हैं, जो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जो भी डायरेक्टर वहाँ से निकले हैं, उन लोगों को अब थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मेरा पर्सनल एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं जब उस लेवल पे बन जाऊँ, मैं एक एक्टिंग स्कूल बिहार झारखंड में ज़रूर खोलूँ, जो मैं अब मुंबई में चलाता हूँ या फिर मैं अभी ऑनलाइन सिखाता हूँ। उसका मैं बड़े लेवल पे एटलीस्ट बिहार और झारखंड पे फोकस करूँ, ताकि वहाँ के बच्चे निकले, वहाँ को लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। वो है, मतलब वो कहना है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। जब लोकल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो एक तरह से बीच में आ जाती है कि जब हायर एजुकेशन बोले या फिर कुछ कैरियर की बात आती है, तो लोग एक एक्टिंग को एक कैरियर नहीं समझते हैं। खास कर कभी देखें तो वो एक या तो जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में या फिर एक लोकल बिजनेस करते हैं। लेकिन आर्ट्स में लोग इंटरेस्टेड, आर्ट्स पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग हैं जो आर्ट्स में एडमिशन कराते हैं, लेकिन आर्ट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। आर्ट्स वैसे ही ले लेते हैं, नहीं पढ़ना है तो बस आर्ट्स को कर लेते हैं, ठीक है। तो आप उसके बारे में क्या बताते हैं, कैसे आर्ट्स को डेवलप किया जाए? यार आर्ट्स को डेवलप तो मतलब ये कैसे करूंगा? ये तो पूरा सोच की बात है कि सोच बदलना पड़ेगा तभी देश बदलेगा। वही बता, सोच बदलो तो देश बदलेगा, वही चीजें हैं। अब बिहार का क्या है कि स्टार्टिंग से बिहार झारखंड का पैटर्न रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा यूपीएससी बिहार के लोग क्रैक करते हैं, सबसे ज्यादा आईआईटीएंस जो है वो बिहार से निकलते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई का प्रचलन शुरुआत से आया है। इसीलिए बिहार के लोग ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में ही फोकस करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही उनको करना है, या तो फिर बिजनेस ही करना है, या तो फिर खेती बाड़ी करना है। आर्ट्स को कभी इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है। आर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कल्चर बंगाल में बहुत ज़्यादा है। बंगाल से सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा डांसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स बंगाल से आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बंगाली कल्चर में आता है आर्ट। इसलिए बंगालीज जो होते हैं वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि बचपन से ऐसे माहौल में वो पैदा होते हैं जहाँ पे उनको नाचना, गाना, इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये बिहारियों में नहीं है, ये झारखंड में नहीं है। टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि वही अपकमिंग जनरेशन है, वही अगर उनके थॉट प्रोसेस अगर चेंज होंगे तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। इतने जल्दी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी लोग वहीं पे अटके पड़े हैं। आज भी सबका जोर जो है वो स्टेबल जॉब, गवर्नमेंट जॉब को ही लोग मानते हैं। एक्टिंग बहुत अनसर्टेन फील्ड है ऑफ कोर्स, इसलिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कल को आपको काम मिल ही जाएगा, कल को आप फेमस हो ही जाओगे, क्योंकि 100% में से 0.1% लोग बन पाते हैं। इतना ज़्यादा का रेशियो है। पढ़ाई में क्या होता है कि यार यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी आप नहीं निकाल पाओ तो कम से कम स्टेट का तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लोगे, रेलवे तो निकाल ही लोगे, बैंक तो निकाल ही लोगे। तो उसमें गारंटी है कि आदमी जॉब मिल जाएगा, उसकी लाइफ स्टेबल होगी, शादी हो जाएंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, जिंदगी को जिएगा। लेकिन आर्टिस्ट जो है वो अलग चीज़ है। आर्ट बहुत अलग चीज़ है, बहुत त्याग है, बहुत तपस्या है, और उस चीज़ को पेरेंट्स को समझने में, माँ बाप को समझने में भी टाइम लगेगी। अब धीरे धीरे जनरेशन चेंज हो रहा है। अब हमारी आने वाली पीढ़ी, अब मैं बिहार से हूँ, मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड से हूँ,
तो मैं अपने बच्चों को कभी नहीं रोकूंगा, राइट? अगर उनको बनना रहेगा तो मैं पुश करूंगा, मैं सिखाऊंगा। तो अब हमारे जनरेशन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, अब उनमें बदलाव आएगा, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या स्टोरी रहा, आप कैसे आपने करियर के बारे में सोचा और आपने कैसे डिसीजन लिया? आप अपना करियर के बारे में बताइए, कैसे शुरू? यार मैं भी इसी चीज का मारा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी अभी स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि इंजीनियर का, डॉक्टर का, यूपीएससी का, आईआईटी का, इस चीज के पलड़े में और इसके पचड़े में मैं भी पढ़ चुका हूँ। मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं यही कुछ करूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है पढ़ाई में। मैं पढ़ने में तेज था, अच्छा था पढ़ने में, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था ऑनेस्टली। मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है, हट के करना है, लोग जहाँ पे मुझे जाने, जहाँ पे मुझे थोड़ी सी इज्जत मिले, वैल्यू मिले, मुझे वो चीज़ें करनी है। धीरे धीरे आर्ट के प्रति जब मैं जैसे जैसे जानने लगा, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने लगा, तब मुझे लगा कि यार मैं बना हूँ किसी और चीज़ के लिए। मेरी अंदर की पुकार कुछ और है, मेरी कॉलिंग, सोल की जो होती है ना, कि सोल की आवाज़ होती है आपकी आत्मा की, वो आवाज़ कुछ और है जो मुझे कुछ और करने के लिए बोलती है। बहुत मुश्किल लगा कन्विंस करने में पेरेंट्स को, इतना जल्दी तो मानने वाले थे नहीं। इकलौता था घर का और घर में सारे पढ़े लिखे थे, तो मम्मी का था कंडीशन कि यार तुम पढ़ लिख लो, अच्छे डिग्री विग्री ले लो और मार्क्स वार्क्स आएंगे तभी जाना मुंबई, वरना तुम भूल जाना सपना कभी मुंबई देखने का। तो वही था कि बहुत उसी धुन की में मैंने पढ़ाई की कि मुझे मुंबई जाना है। उसी धुन में मैंने पढ़ाई की है कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, एमबीए निकाल लेना है, डिस्टिंक्शन लाना है, तभी मुझे मुंबई जाने मिलेगा। और इसी जिद में मैंने डिस्टिंक्शन लेकर आया, मेरा एमबीए हो गया और मैं मुंबई आ गया। तो मनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत घर वालों ने बहुत सवाल उठाए, बहुत रिश्तेदारों ने ताने दिए, लेकिन इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत लकी हूँ कि पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे। माँ बाप मेरे हमेशा पीछे खड़े थे, उन लोगों ने प्रोत्साहन दिया, उन लोगों ने हमेशा मुझे पुश किया कि तुमको जो करना है करो, तुम अब पढ़ चुके हो, तुम अब अपने पैरों पे खड़े हो, तो तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपना डिसाइड करो। तो फिर बस वहाँ से फिर शुरुआत की और फिर बस अभी जर्नी है जो चली रही है और अच्छा हो रहा है, ऊपर वाला सही कर रहा है। आपने एमबीए भी किए हैं, प्रोफेशनल डिग्री भी हासिल कर किए हैं, तो उसके पीछे का क्या रीजन रहा? जैसे मैंने बताया, मतलब रीजन कुछ भी नहीं था यार, पढ़ाई जरूरी थी मुझे। मेरी मम्मी को था कि पढ़ाई तो तुमको करनी पड़ेगी, तुम एमबीए करो, एमसीए करो, कुछ भी करो, क्योंकि इंजीनियरिंग तो मैंने की नहीं, इंजीनियरिंग का मैंने फॉर्म भी नहीं भरा। तो वही था कि तुम पढ़ाई कर लो, उसके बाद ही तुमको जाने मिलेगा, वरना तुमको नहीं जाने। तो मैंने बस उसी धुन में बस पढ़ाई कर ली, बीसीए कर लिया था ग्रेजुएशन में। एमसीए करना नहीं था क्योंकि कोडिंग वोडिंग पल्ले नहीं पड़ता था। मुझे पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा तो बहुत घटिया बनूंगा, कुछ कोडिंग वोडिंग मुझे आएगी नहीं, तो मैंने एमबीए कर लिया। बोलने बोलने में अच्छा था, स्मार्ट था, तो मैंने बोला चलो एमबीए कर लेते, तो एमबीए कर लिया। वैसे बस वही, और कुछ कोई और दूसरा कोई मकसद या कोई रीजन नहीं था मेरा एमबीए करने के पीछे। एमबीए की जब बात करते हैं ना, तो एक चीज आ जाती है, एमबीए में बोला जाता है कि लीडरशिप क्वालिटी सिखाया जाता है और कम्युनिकेशन उसमें बढ़िया से सिखाया जाता है। तो वो जब 2 साल का कोर्स जब आपने एमबीए किया, वो आपके लाइफ में किस टाइप से एक हेल्पफुल रहा और किस टाइप से वो आपके लाइफ में अप्लाई हुआ, खास करके जब एक्टिंग कैरियर की बात करते हैं? यार सच बोलूं तो एमबीए में मैंने वैसा कुछ एक्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखा। एमबीए में बस मैंने सीखा कि बिजनेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, और इन दोनों में मास्टरी कैसे करते हैं, इसीलिए होता है और इसी का फुल फॉर्म है ना, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही चीजें मैंने किया कि ये सब चीजें मैं मास्टरी कर ली, और उसी की वजह से क्या हुआ था कि मैंने पढ़ाई जो करता था उसी का थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया, खुद का एक रेस्टोरेंट वहाँ पे चालू किया, जो चीज़ें सीखता था उसको इम्प्लीमेंट करता था, तो रेस्टोरेंट मेरा चल पड़ा। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैसे वैसे कमाया, अच्छा खासा स्टूडेंट लाइफ में, बस उसको इम्प्लीमेंट करता था। बाकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस यार उतनी तो बिल्ड नहीं हो पाई थी ऑनेस्टली, क्योंकि उस समय उतना समझ नहीं था कि क्या चीज़ें करना है। बस मैं करता था, मेहनत करता था। मुझे प्रॉब्लम होती थी उस समय, मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी, डिक्शन का प्रॉब्लम होता था थोड़ा, वो सब चीज़ों से मैं जूझ रहा था। ये सब चीज़ों पे मैंने काम किया मुंबई आके, क्योंकि मुंबई में जब आके पता चला कि यार एक्टर बनना है और एक्टिंग में मेरे में खामी बहुत ज़्यादा है, तो इन खामियों को ठीक करने के लिए मुझे अपने आप को बहुत ट्रेन करना पड़ेगा हर चीज़ में, मतलब राइट फ्रॉम लुक्स को लेकर, बॉडी को लेकर, और पर्सनालिटी, लैंग्वेज, डिक्शन, कम्युनिकेशन। तो मैंने सारी चीज़ों पे काम कर लिया, बहुत मेहनत की रगड़ कर, और बस ऊपर वाले का शुक्र है कि सारी चीजें जो है वो लाइन पे आ गई। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप अपने कैरियर को एक तरह से बिहार से बाहर जाते हैं, खास करके मुंबई या दिल्ली कहीं जाते हैं,
तो उस टाइम आपको क्या चीज़ का सामना करना पड़ा, खास करके जब कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वो उस टाइम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लोग बोलते हैं अच्छा बिहारी है, बिहारी को एक तरह से सही नहीं बोल पाता है, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं आता है, खास करके बहुत लोग का फिटनेस को लेके भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ा और आप कैसे उसको आपने एक तरह से ओवरकम किया। ओवरकम किया? हाँ, तो यार ये तो बहुत ये है कि जो भी बिहार वहार से है उनको ये सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है। ये बिहारी वर्ड जो है पता नहीं बाहर में इतने इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है ना, और इसके पीछे कारण भी है बिहारी। उन्हीं के वजह से, कुछ लोगों के वजह से मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई देश, कोई मजहब, कोई कम्युनिटी, कोई राज्य बेकार नहीं होता। बेकार होते हैं कुछ लोग जो सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं। पूरा पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है, पूरा पाकिस्तान बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग रहते होंगे 100%। कुछ लोग हैं जो पूरा पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं, बिल्कुल। कुछ बिहारी है जो पूरा बिहार को बदनाम करते हैं, है ना। वैसे ही हर जगह के कुछ लोग होते हैं जो उन जगह को, उन सारी चीजों को करप्ट कर देते हैं और खराब कर देते हैं, और उसके वजह से क्या है कि पूरे स्टेट को झेलना पड़ता है। अब बिहार में इतना टैलेंट, मतलब दुनिया के सबसे शार्प माइंड जो है वो पैदा होते हैं वहां पे, ऐसा कहा जाता है। इतने टैलेंटेड, इतने धुरंधर लोग तैयार होते हैं, और उनको फिर वहीं के राज्य के लोगों को इस तरीके से एकदम अलग बर्ताव किया जाता है जब वो दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो मुझे बड़ी बात खलती है, मतलब बाहर में मुझे स्टार्टिंग में बहुत चुभता था, मुझे बोलने में कहीं नहीं शर्म भी आती थी कि मैं बिहार से हूँ। और उस समय झारखंड बिहार एक ही था, उस समय अलग तो नहीं हुआ था झारखंड, बाद में झारखंड अलग हो गया। तो मुझे बोलने में थोड़ा सा खराब लगता था, बहुत झिझकता था। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार साला ये तो मतलब हमारा आन है, ये हमारा शान है, मैं यही कहूँ, तो क्यों मुझे आइडेंटिटी छुपाना, और क्यों चीजें अपनी चीजों को मतलब लोगों के सामने क्यों नहीं आने दूं। मैं हूं तो हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे में अंदर खामी नहीं है, तो मेरे अंदर चीजें निकालो, और अगर खामी होगी तो मैं उस पर काम करूंगा, सीधी सी बात। तो बस वही बात है कि यार एक चीज मैंने जान लिया कि आप कितना कुछ भी कर लो, लोग मजाक उड़ाएंगे ही, खामी निकालेंगे ही। खामी देश के प्रधानमंत्री में भी निकाली जाती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी पता है कि उनकी पोजीशन क्या है, तो खामी हम सब में निकलती रहेंगी। उन सब चीजों को भूलकर अपने काम को करिए ईमानदारी से और लगन से, बस आगे बढ़ते रहिए। यही है मेरा, यही सिद्धांत बिल्कुल चुका है लाइफ। जब आपने एक्टिंग स्टार्ट किए थे तो आपने कैसे अप्रोच किए थे प्रोडक्शन कंपनी को बोल सकते हैं या फिर कोई फिल्म के लिए, और क्या सलाह देंगे जो लोग एक्टिंग के करियर बनाना चाहते हैं, उसको किस टाइप से तैयारी करके आना चाहिए? यार मेरा शुरुआत तो ये था कि मैं जब जैसे ही आया था मुंबई, उस समय मैं ड्रामा स्कूल के बारे में नहीं जानता था, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे खानदान में दूर दूर से कोई एक्टिंग से ताल्लुकात नहीं रखता है, किसी का कोई संबंध नहीं है। तो मुझे कभी वो मौका नहीं मिला था। मुझे था कि बस एक्टिंग सीखनी है। बस मैंने सुना था कि अनुपम खेर का एक इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, और वो सिखाते हैं, तो मैं सीधा उन्हीं के पास आ गया। वहीं पे मैंने एडमिशन ले ली, वहीं से मैंने एक्टिंग का कोर्स कर लिया, और उसके बाद फिर थिएटर करने लगा, काफ़ी सारे काम करने लगा। फिर वैसे वैसे करके ये पूरी जर्नी निकली है। जो लोग बनना चाहते हैं एक्टर, मेरे साथ काफ़ी लोग आए थे एक्टर बनने के लिए। मेरे बैच में 50 लोग थे। मुझे और 1-2 को छोड़कर शायद ही कोई बचा होगा मुंबई, बाकी सारे जा चुके हैं। तो एक्टिंग में तो यही बोलूँगा कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो पहले ये सोच लेना कि एक्टर क्यों बनना है ना। ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर अंदर से आवाज़ आती है कि क्योंकि मुझे जीना इसलिए मुझे एक्टर बनना है, तभी एक्टिंग चुनना, वरना मत चुनो। कि मुझे जिंदा रहने के लिए मुझे एक्टिंग करनी है, कि वो अंदर की फीलिंग है। क्योंकि दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है एक एक्टिंग जॉब चुनना, एक्टर बनना, एक्टिंग को समझना और उसकी ज़िंदगी जीना। एक एक्टर की ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत टफ है, बिल्कुल भी आसान लाइफ नहीं है। ग्लैमर अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, वो सब आने में वक्त लगता है, लेकिन उससे पहले का जो सफ़र है और बहुत मेहनत मांगता है। एक्टिंग बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, और प्लस आपके फैमिली का सपोर्ट मांगता है। तो इन सब चीज़ों को अगर साथ में है, आप रेडी हो ये सब चीज़ें देखने के लिए, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ जाएंगी, बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ जाएगा लाइफ में। अगर इन सब चीज़ों के लिए, सारे सैक्रिफाइसेस के लिए आप रेडी हो,
तभी मेरा कहना है कि एक्टर बने, वरना यूपीएससी करें, आईआईटी करें, जिंदगी अच्छी है यार, गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, वही करके लाइफ सेट कर लो, वो बेस्ट है। बिल्कुल। और खास करके एक स्टोरी टेलिंग की बात आती है, आप एक स्टोरी टेलर हैं, तो उसमें एक क्या रोल होता है, क्योंकि एक्टिंग का लाइफ और जो नॉर्मल लाइफ होता है वो बहुत ही तुरंत उनको चेंज करना होता है बिहेवियर में। तो वहाँ पे स्टोरी टेलिंग किस टाइप से काम आती है और किस टाइप से उनको एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रिपेयर कर स्टोरी टेलिंग को लेते हैं। आप क्या सिर्फ स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हो? स्टोरी टेलिंग हाँ। में प्रिपरेशन कैसे करते हैं? हाँ हाँ स्टोरी टेलिंग में प्रिपरेशन ऐसा कुछ, बस वही कहानी लिखते हैं यार, कहानियां लिखते हैं, हमारे दिमाग में थॉट आता है, उसके ऊपर हम एक कहानी लिखते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, हम उसको रिवाइज करते हैं, रिहर्सल करते हैं, और फिर एक जब कहानी हमारी तैयार हो जाती है, फिर हम उसको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, या तो फिर रिकॉर्ड करते हैं, या तो फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, बस यही चीजें होती है। उसका तो कुछ नहीं। हर्ष, आपकी वीडियो शायद हैंग कर रही है। हाँ हाँ हाँ। कुछ कहानियाँ ऐसी होती। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। आप हाँ हाँ, कुछ कहानियाँ होती बोलिए। है, हाँ, जो एक कार्टून की तरह बनाया जाता है, जो क्रिएट किया जाता है कि हाँ इस टाइप से एक स्टोरी को मोड़ दिया जाए, या फिर खुद से क्रिएट करते हैं। वो सोच की बात कर रहे हैं, वो किस टाइप से सोचते हैं और किस टाइप एक तरह से किस टाइप से वो स्टोरी को बताते हैं या फिर लिखते हैं, या इसमें एक्टर का कोई रोल होता है उसमें, या फिर राइटर का ही काम होता है वो स्टोरी को लेकर। और आप तो एक राइटर भी हैं तो हाँ, तो स्टोरी लिखते हो तो मैं राइटर तो हुई ना, कहानी तो खुद ही लिखता हूँ, मैं दूसरे की कहानी नहीं करता, ये मेरी खुद की कहानियाँ होती है। जी, तो वो कहानी मतलब मैं समझा नहीं, क्वेश्चन आप फिर से बोलेंगे जरा? जैसे कोई कहानी बनाते हैं ना, कोई मूवी के लिए हो या फिर कोई एड्स के लिए हो, तो इस टाइप से कहानी बनाते हैं जो कि लोगों को एक तरह से मोटिवेट करे, या फिर लोगों को एक तरह का कुछ क्या बोलते हैं, कुछ फीलिंग ऐसा दे कि हाँ उसको लगे कि हाँ ये मूवी हाँ कुछ सीखने वाला है। तो उस टाइप से कैसे सोचते हैं लोग, खास करके जब राइटिंग की बात आती है या फिर स्टोरी टेलिंग की बात आती है? वो यार, वो सब चीजें बहुत अंदर की चीजें होती है हर्ष। वो सब जो चीजें, जो राइटिंग होती है, वो अंदर की क्वालिटी होती है कि एक राइटर ने कितना ज्यादा पढ़ा है, कितना ज्यादा ऑब्जर्व किया है आसपास की चीजें, और उसका सोच का दायरा कितना बड़ा है। उसका जितना बड़ा सोच का दायरा होगा, उतनी ही चीजें वो अपने अंदर जाकर चीजें निकालता है। तो ये इसीलिए राइटिंग जो है, कहानी लिखने का की जो कला है, वो बहुत ही ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा उसको उसके आत्मा में, उसके सोल की गहराई में उतरना पड़ता है, सोच की गहराई में उतरना पड़ता है, और वहां से फिर कहानी जन्म लेती है। तो ये बड़ा बड़ा कमाल का प्रोसेस है और बहुत मुश्किल है। मतलब कोई भी चीज को जन्म देना, जो चीजें है ही नहीं, ये कहानी को जन्म देना, जो कहानी कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये अपने बहुत बड़ी क्रिएशन है, बहुत बड़ी क्रिएशन है। और ये सारी चीजें जो है वो क्रिएटिविटी है, जो अंदर की चीज है, ये इनबॉर्न होती है। बिल्कुल। आप एक तरह से ये एक क्वालिटी मतलब टैलेंट होती है, या फिर इसे सीखा जा सकता है, आप क्या बोलते हैं? तो हाँ, तो ये वाली तो चीजें ये है कि यार बहुत लोग टैलेंटेड भी होते हैं, है ना, बहुत लोग टैलेंटेड भी होते हैं जो बचपन से खुद ब खुद बिना कोई ट्रेनिंग के सीख जाते हैं लिखना, बिना कुछ बताए जान जाते हैं कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे परफॉर्म करना है। बहुत लोग इसको सीखते भी हैं, क्योंकि इसका सीखने का भी तरीका होता है। मतलब सीखना एक कोई ऐसा नहीं कि कोई एक सेट पैटर्न है, लेकिन क्या होता है कि बेसिक चीजें बता दी जाती है, उसके बाद एक राइटर खुद ब खुद प्रैक्टिस करते करते लिखने लगता है, उसको पता चल जाती है कि कहानियां कैसे लिखनी है। लेकिन ये सब जो चीजें होती है, ये इनबिल्ट क्वालिटी, अंदर की चीजें जो अंदर से ही आती है फीलिंग कि मैं लिख सकता हूँ और मैं लिख रहा हूँ और मैं लिखना शुरुआत कर दी, ये सारी चीजें बहुत अंदरूनी है, थॉट्स बहुत अंदरूनी होते हैं, मतलब अंदर की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करते हैं आपका जो खास करके एक तरह से डिजिटल मीडिया पे जो अभी मूवी बन रही है, एड्स बन रही है, और खास करके जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, बड़ा पर्दे या फिर रियलिटी शो की बात करते हैं, तो आज बहुत सारे लोग जस्ट यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं बना के,
या फिर फेसबुक पे डालते हैं, तो उसके बारे में मतलब क्या बोलते हैं कि अगर कोई कैरियर स्टार्ट करना चाहता है तो वहां से भी अभी स्टार्ट करने का बहुत सारी ऑप्शन है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल यार, मतलब ये जब से ये चीज यूट्यूब का जब से पैदा हुआ है, यूट्यूब अगर नहीं रहता तो शायद हम लोग नहीं होते, है ना। तो हम लोग के वजह से ही बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब यूट्यूब के वजह से इतनी चीजें सामने आई हैं, राइट। हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम लोग इतना ज्यादा अच्छा करने लगे अपने लाइफ में, हम लोगों को लोग जानने लगे, तो यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम मिला है। तो यही बात है कि इस मीडियम को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आज यूट्यूब की वजह से ही फेमस हुए हैं। हर कोई बड़े पर्दे पर नहीं पहुंच सकता है, बड़े पर्दे तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा होता है। पहले जो सफर था, पहले कोई बीच की सीढ़ी नहीं थी, अब यूट्यूब और सारे सोशल मीडिया ये सब एक छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिसके थ्रू हम फट से चढ़ जाते हैं ऊपर, बहुत आसान होता है हमारे लिए। तो वैसा है, तो फिर वही बहुत बहुत फायदा है हुआ है यार, मैं तो बोलूंगा कि फायदा तो बहुत हुआ है। आपने एक बुक सीरियल वीडियो सीरीज बनाया था, उसके पीछे का स्टोरी बताइए, क्या रहा? अच्छा हाँ, तो भूख एक वीडियो है, मतलब वो कोई सीरीज नहीं है, कोई सीरियल नहीं है, बस एक वीडियो है, एक छोटी सी वीडियो है, स्टोरी टेलिंग की वीडियो है, जिसका पोस्टर आपको पीछे दिख जाएगा, देखो ऊपर में जो भूख का ही पोस्टर लगा हुआ है। तो वो एक छोटी सी कहानी थी। हाँ, वो भूख की लगी हुई है, वो भूख की छोटी सी कहानी थी कि वो एक भूखे बच्चे के ऊपर एक कहानी है, जो भूखा है और खाना के लिए इधर सड़कों पर घूम रहा है, और उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, तो वो उसको एक वेटर मार देता है, बहुत ज़्यादा उसको मार पीट कर भगा देता है वहाँ से जब वो खाना मांगने जाता है। और वो रो रो कर अपनी माँ को अपनी व्यथा बताता है, अपना दुख जाहिर करता है अपनी माँ से। और उसी चीज़ को याद करते करते 20 साल के बाद एक बहुत बड़ा वो फाउंडर बन जाता है, जहाँ एक NGO चलाता है, जहाँ वो गरीब बच्चों को फ्री में खाना खिलाता है, ताकि उस जैसे जो उसके साथ हुआ था वो बच्चों के साथ ना हो। तो ये कहानी बस मैंने लिखी थी ऐसे ही किसी बच्चे को देखकर, बहुत पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, मैंने एक बच्चे को देखा था, ऐसा हुआ था उसके साथ, और ये थॉट मेरे दिमाग में वहां से आ गई थी। एक दो लोगों को मैंने प्रेजेंट भी किया, लेकिन उन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसको बनाने के लिए, तो शायद इसकी किस्मत में स्टोरी टेलिंग लिखा था। तो जब स्टोरी टेलिंग का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, तो बस मैंने बुक परफॉर्म किया, वो मेरी पहली कहानी थी, और बस हिट हो गई भूख हिट हो गई, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा सराहा उसको, और बस वहां से बस एक स्टोरी टेलर का जन्म हो गया, फिर वहां से मैं एक स्टोरी टेलर बन गया। बिल्कुल, जब शॉर्ट मूवी की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो एक जो लोकल आर्टिस्ट बोलते हैं या फिर जो उतना प्रोफेशनल नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है उनको पब्लिशिंग में, या फिर उतना वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो पब्लिश कर पाए उस चीज़ को। तो उसकी जब लोकल ऐड की बात करते हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि उन्हें कहाँ पर तक रीच करना चाहिए अपने कैरियर को लेके, या फिर कहाँ पे उनको एक तरह से प्रोफाइल बनाना चाहिए? आप किसकी बात कर रहे हैं, मतलब जो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं? लोकल आर्टिस्ट जैसे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं अभी, ठीक है, और वो अच्छा खासा जा रहे हैं, मतलब अच्छा लाइक आ रहा है, उनका सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छा है, तो वो आगे का क्या उनका अप्रोच होना चाहिए अगर मूवी में जाना चाहते हैं, या फिर? यार इसमें इन सब चीज़ों में मैं कोई नहीं होता, मैं खुद ही एक आर्टिस्ट होता है, मैं कोई बहुत बड़ा बाबा आदमी तो नहीं हो गया हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा बहुत एजेड बुजुर्ग हूँ कि मैंने पूरी दुनिया देख ली कि मैं इस पे कमेंट कर पाऊँ। यही है कि बस उनको काम करते रहना है यार, बस वो काम करते रहेंगे, उनके सब्सक्राइबर्स अच्छे, उनके व्यूज अच्छे हैं, तो उनको कोई ना कोई वहीं से उठा लेगा। अगर काम अच्छा रहेगा तो भुवन बाम ऐसे ही वीडियोस बनाता था, और भुवन बाम आज के डेट में शॉर्ट फिल्म कर लिया है, जिसने आईफा जीता है, राइट। तो वैसे ही होता है कि धीरे धीरे करके वो अपने आप जिसके किस्मत में जो होगा वो वहां से निकल जाएगा, और क्या। बिल्कुल। आपने एक शॉर्ट फिल्म की थी द ट्रस्ट, हाँ, तो उसके पीछे का क्या रीजन था, और ट्रस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? और आपका लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आप ट्रस्ट किए हो,
और वो आपके लिए क्या बोलते हैं फेलियर हुआ, वो सक्सेस उतना trust आपके लिए सही नहीं किया। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं यार, ऐसे बहुत सारे वारदात हुए हैं मेरे साथ लाइफ में, यहाँ पे ट्रस्ट किया लेकिन नहीं चीजें हुई। लेकिन ट्रस्ट करने के पीछे ये था कि बस हमारे थिएटर के कुछ लोग थे, थिएटर के लोग मिलकर एक साथ हमने एक मूवी बनाई थी ट्रस्ट, बड़े प्यार से। उसको पसंद भी बहुत अच्छा किया, व्यूज भी काफी अच्छे हैं, लोगों ने काफी सराहा, कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में भी हो गए, मेरा लीड रोल था उसमें, वो अच्छा हुआ था, मतलब उसके रिस्पॉन्स अच्छे आए थे, काम काफी अच्छा, मजा आया था करने में, काफी अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया था। तो बस वही है। और बाकी है कि ट्रस्ट है तो वो है कि वो टूटता रहता है, वो बनता रहता है समय के साथ साथ, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपना लाइफ में कुछ ऐसा चीज बताइए जो लोगों को से अभी खास करके जो अभी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको आपकी लाइफ से कुछ सीख मिले कि आप वो गलती को दोबारा ना करें, उनसे वो गलती ना हो जो आपने गलती करके और अभी वो गलती को आप सुधारना चाहते हैं। मैंने जो लाइफ में कुछ गलती की है जो आपको मैं बोलूं कि मतलब वो अच्छा, एक सेकंड बस रुकिएगा, बस एक मैसेज आया हुआ है जरा। यार मैंने लाइफ में एक ही गलती की है जो मुझे लगता है कि मैंने गलती की है। गलती वही की है कि मैं अपने पापा के साथ एक्सप्रेसिव नहीं था, मतलब मैंने अपने पापा को कभी जाहिर नहीं की कि मैं उनके लिए क्या महसूस करता हूँ, उनसे कितना प्यार करता हूँ, उनकी अहमियत क्या है मेरी ज़िंदगी में, मैंने कभी मुंह खोलकर उनसे नहीं बोला। तो मुझे लगता है बस लोगों को यही सीखना चाहिए कि हम सबके सामने एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, बस हम अपने माँ बाप को कभी कुछ नहीं बोल पाते, हम उनके सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा उनके सामने हमें बोलना चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ से तो बस एक ही चीज़ सीखता हूँ कि हमें एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने दिल की बातों को सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने माँ बाप को स्पेशली बताना बहुत ज़रूरी है क्या फील करते हो, क्या अंदर महसूस कर रहे हो, क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट? आप उनके लिए क्या सोचते हो, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके लाइफ में, वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी और मैं अपनी ज़िंदगी से बस यही बोलूँगा कि मैं ज़िद्दी हूँ, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़िद्दी हूँ, अपनी चीज़ों को लेके बहुत सेल्फिश हूँ। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, सीधी सी बात है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए। बस यही, और कुछ नहीं कि मैं मतलब चीज़ों में अड़ जाइए, ज़िद्दी अगर बन जाइएगा तो चीज़ें आपको, पूरी कायनात आपको उठाकर आपके गोद में ला के रख देगी अगर आप ज़िद्दी बन गए अपनी चीज़ों के लिए। और अच्छी चीज़ों में ज़िद्दी बनना है, गलत चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में ज़िद्दी, मतलब अपने पैशन को लेके, अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेकर आप ज़िद्दी बन गए कि मुझे ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें मिल जाती हैं समय के साथ। बस और लगे रहिए, दैट्स इट। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और हार्डवर्क और मेहनत जो है वो कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ आप लेकर ज़रूर निकलोगे। आप समुंदर में डूबोगे, उसके गहराई में उतरोगे नहीं, मोती नहीं कंकड़ मिलेगा, लेकिन वो कंकड़ भी बहुत ज़्यादा कीमती होगा आपके लिए, वो चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में बहुत कुछ मिला, और उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट के जरिए बहुत लोग को आपसे बहुत सीख मिली होगी, और जो भी अपना इस एक्टिंग करियर में आना चाहते हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस हों। बहुत थैंक यू हर्ष, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। ह्यूमन ऑफ बिहार का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस ऐसे ही काम करते रहिए और बिहार के सितारों को चमकाते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए। इसी तरह के पॉडकास्ट हम हर रोज लेके आते हैं, एक नया सक्सेस स्टोरीज जो इस पॉडकास्ट चैनल पे सुन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया पे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सारा अपडेट आपको मिल सकता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसका हम आंसर जान के उनका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।